नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़के हब का एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट। मार्क माय 10 वर्ड, मैंने कहा कि रुड़के हब का पॉलिटिकल पॉडकास्ट। जी हाँ, आज हम एक पॉलिटिकल पॉडकास्ट करेंगे और इस पॉडकास्ट में हम वो सारे सवाल पूछेंगे जो बहुत सारे लोग पूछना नहीं चाहते लेकिन सुनना सब चाहते हैं। क्योंकि अब पॉलिटिकल पॉडकास्ट हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हम सवाल पूछें और कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि जब भी राजनीति में सवाल पूछा जाता है और कंट्रोवर्सी तो हमेशा ही होती है। लेकिन आज आप सब अपना दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज हम सारे ऐसे सवाल पूछना चाहेंगे जो आपके मन में हमेशा उठते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रतिनिधि उन सभी सवालों के उत्तर दे। जी हाँ, आज हम लोग मंगलोर में मौजूद हैं और मंगलोर में मौजूद हैं तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान और जनता के चहेते प्रतिनिधि मौजूद हैं। अब मुझे लगता है कि आप सब इंतजार कर रहे होंगे कि फटाफट से शुरू करें, सवाल पूछें और जवाब लें और उसके बाद जाने कि आपके प्रतिनिधि के विचार आखिर क्या है। क्योंकि राजनीति में हमेशा उथल पुथल मची रहती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, राजनीति में यही निश्चित है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और आपको अपने एक खास मेहमान जो कि आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं उनसे मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक हैं। आज जैसा मैंने कहा कि आज हमें बहुत सारे सवाल पूछने हैं। मैं चाहती हूँ कि जनता के मन में कोई संकोच ना रहे कि आप हमारे साथ हैं तो हम सभी सवाल आपसे पूछें और आप उत्तर दें। तो आप क्या बिल्कुल कंफर्ट महसूस कर रहे हैं? कोई लग रहा है आपको अनकंफर्ट? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन पूछना बेहतर होता है। ठीक है सर, अपना आज का ये जो बातचीत का सिलसिला है ये शुरू करने से पहले मैं छोटी सी चीज़ चाहती हूँ कि जनता भी याद करे और आप भी याद करें। चुनाव हुए थे मंगलोर में, हाजी जी जीते, लेकिन उसके बाद जो नियति को मंजूर था वही हुआ और आप विधायक बने। तो क्या आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं और आपको लगता था कि खुदा ने कुछ और ही चाहा था? कुदरत जो करती है वो तो होता ही है। अब जो चीज़ें हुई वो अप्रत्याशित थी और ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं की जा सकती। जो हुआ, लेकिन जो हुआ आपके सामने है। लेकिन आपने सर कहते हैं कि एक अंदर से गट्स फीलिंग होती है, जब परिणाम सामने आए तो आपको लग रहा था कि जैसे तैसे मतलब विधायक आपने ही बनना है। तो क्या कुछ गट्स फीलिंग थी आपके मन में? ये बड़ा अलग हटकर सवाल है, लेकिन 2022 का चुनाव हुआ, मैं चुनाव हारा। हमने उसमें जो हमारे से चूक हुई, हमने सभी साथियों ने मिलकर उस चूक पर काम किया और बाय द वे एक अनहोनी हुई। तो लेकिन हम तैयार थे, क्योंकि हम तैयारी 2027 की लेकर चल रहे थे। तो कुदरत ने मदद की, जनता का साथ मिला और आपके सामने रिजल्ट आया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि हम अपनी असली बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हम कल से ही बात करते हैं। काजी जी, कल रैली थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर और बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कही। लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी कही कि जनता के मन में थोड़ा अभाव रहा कि ऐसा क्यों बोला गया, जबकि वो एक बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं, पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव हम लड़ेंगे अगली बार तो हाजी और काजी सब रखे रह जाएंगे। इस बात से थोड़ा आहत हुए और फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो व्यक्ति इंसान दुनिया में नहीं है उसके बारे में ऐसा बोलना। इस पर थोड़ा क्या कहेंगे? मैंने कल भी अपने विचार जनता के सामने रखे और मैं वही आज आपके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हम लोगों की संस्कृति नहीं है। हम लोगों की यहाँ पर हमने नहीं सीखा कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, अब जो भी उनके कार्यकलाप थे अब उनके साथ चले गए। मेरा तो चुनाव उनके साथ लगातार होते रहे, हार और जीत होती रही, लेकिन जिस दिन से उनका देहांत हुआ मैंने कभी हाजी सरवत करीम अंसारी साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही जो अशोभनीय हो, जो उनके लिए कोई नेगेटिव शब्द मैंने नहीं बोले। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इलाके में यहाँ की परंपराएं नहीं हैं। हम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में यकीन करते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत विरोध और व्यक्तिगत लड़ाइयों में यकीन नहीं रखते।
तो हमारे इलाके में ऐसी कोई, उत्तराखंड में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो दुनिया से चला गया हो उसके बारे में आप कोई एक नेगेटिव सोच रखें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे, भारतीय जनता पार्टी के हर सामान्य कार्यकर्ता से लेकर और एक नेता के मुंह पर पूरे चुनाव यही शब्द रहे। तो मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया से चले गए सरवत करीम अंसारी साहब, अब तो विधायक भी उनके परिवार से भी नहीं है, मैं हूं। तो अगर आपको कोई नाराज़गी है तो वो तो मुझसे होगी, मेरे बारे में आप मुझसे सवाल कीजिए, सवाल का भी जवाब दूंगा, नहीं होंगे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जो दुनिया में नहीं है उनके बारे में गलत बयानी क्यों करना चाह रहे हैं आप? हम उत्तराखंड सरकार के मुखिया के मुंह से हम लिबरेडी का पुल सुनना चाह रहे थे, पूरी जनता लिबरेडी चाह रही थी कि मुख्यमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं है, और वो यहाँ घोषणा करते कि लिबरेडी में नहर का पुल टूटा हुआ है और बहुत लंबे वक्त से टूटा हुआ है, तो वो पुल की घोषणा हो। जनता चाह रही थी कि यहाँ गन्ना प्रधान क्षेत्र में मुख्यमंत्री आए हैं तो गन्ने के भाव में को बढ़ाने के लिए कोई घोषणा करें, तो कोई और अच्छी घोषणा जनता चाह रही थी। लेकिन मंगलौर में आसपास ट्रैफिक जैम है, मंगलौर में बिजली घर की ज़रूरत है, 220 kVA के पावर स्टेशन की यहाँ पर ज़रूरत है। तो अब वो जो है वो घोषणाएं ना करते हुए एक भावनात्मक दिशाएं वो दे रहे थे, तो वो उचित नहीं। क्या अपेक्षित थी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसी टिप्पणियां करना, जैसे आपने कहा कि ये जनता कुछ और चाहती थी लेकिन उन्होंने कुछ और बोला? बीजेपी, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बीजेपी के सर पर अब सवार है कि हर तरफ उन्हीं का राज है, क्या ये वो चीजें झलकी कल? अति आत्मविश्वास कभी कभी नुकसान देता है, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अति आत्मविश्वास में घिर गई है, और अब इन परिस्थितियों में पहले भी उनकी रुचि नहीं थी डेवलपमेंटल वर्क्स पर, और आज भी उनकी रुचि नहीं है। 10 साल से ज़्यादा, 11 साल से ज़्यादा केंद्र में भाजपा की सरकार है लगातार, और बड़ी मेजोरिटी से सांसद समेत हरिद्वार के सांसद और उत्तराखंड के 5 सांसद उनके पास हैं। बिल्कुल। और 6 साल से नहीं, लगभग अब तो 1.5 साल रह गया, तो 8.5 साल के लगभग हो गए लगातार उनकी सरकार, राज्य सरकार है। तो आज हम ये देखती है जनता कि उत्तराखंड में हरिद्वार ज़िले में सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री यहाँ आता है। हरिद्वार शहर में फिजिशियन नहीं है, अगर एक्सरे कराना है पूरे ज़िले में तो हरिद्वार जाना होगा। ये सरकार की बड़ी विफलता है। स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो ये हम उन फैक्ट्रियां जो लगी हैं पुराने नरेंद्र तिवारी जी के कांग्रेस शासन के टाइम पे, पर उसके बाद कोई फैक्ट्री नहीं लगी, रोजगार के अवसर नहीं हुए, बल्कि BHEL जैसी फैक्ट्री जब से केंद्र में मोदी जी आए हैं वहाँ रोजगार घटे हैं, रोजगार के अवसर घटे हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ बीजेपी के शासनकाल में लगभग 50% फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं या तो बंद हुई हैं या उनके प्रोडक्शन घटे हैं, और प्रोडक्शन घटे हैं तो उनमें रोजगार के अवसर घटे हैं। तो कुल मिलाकर जिस भी आप सेक्टर को देखेंगे उसी सेक्टर में बीजेपी की सरकार का असर है, और जनता को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। गन्ने का भाव, अगर चुनावी वर्ष नहीं है तो गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ेगा, और अगर चुनावी वर्ष है तो बढ़ेगा। ये टेक्निक है। अब ये तो उनकी टेक्निक है, तो ये जनता को वो यानी वोट देने की मशीन समझते हैं। तो अगर वो जनता को वोट देने की मशीन समझते हैं तो जनता भी अब समझ रही है कि उनके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। जनता बदलाव के मूड में आ रही है, धीरे धीरे से आई है। तो अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप देखिए
तो कहीं ना कहीं अब माहौल ऐसा लगता है कि लोग बीजेपी और मोदी जी के लिए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चुनाव की बातें जो आपने कही, जो रणनीति बीजेपी के बारे में बात करी, उन पर हम सवाल भी जरूर करेंगे और अगला सवाल मेरा उन्हीं से है, लेकिन उससे पहले मैं सोचती हूँ कि पहले कुछ अपनी लोकेलिटी के मुद्दे उठा लेने चाहिए। करतार सिंह बढ़ाना वर्सेस काजी निजामुद्दीन, पहले जब चुनाव हुए तो कुछ खास अंतर हमने नहीं देखा, लेकिन उसके बाद करतार सिंह बढ़ाना जी ने कल जोर जोर से कहा, चीख के कहा कि चुनाव लड़ूंगा तो मंगलोर से लड़ूंगा और मंगलोर की जनता मुझे इस बार अपने सर पर जरूर बैठाएगी, ताज जरूर पहनाएगी। तो बस मेरा यही सवाल है कि करतार सिंह बढ़ाना और वर्सेस काजी निजामुद्दीन कैसे स्पष्ट करेंगे? अगर पार्टी हमें अवसर देती है, कांग्रेस पार्टी, तो हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। और अगर जिसको भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी, हम कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूरी तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कौन सा दल यहाँ चुनाव लड़ेगा, किस को प्रत्याशी बनाएगा, इससे कांग्रेस पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई जेड कोई चुनाव लड़े, कांग्रेस भरपूर तरीके से पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। पूरा समस्त साथी कार्यकर्ता सभी लोग मिलकर, नेता सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अब किसी ना किसी को तो दूसरे दल से चुनाव लड़ना है, वो लड़े। कई बार बीजेपी डमी प्रत्याशी का प्रयोग भी कर चुकी और कई बार मुख्य प्रत्याशी का प्रयोग भी कर चुकी। कई बार अन्य दलों ने भी बीजेपी के डमी के रूप में काम किया है। हर परिस्थिति में मंगलौर विधानसभा में चुनाव हो चुका और जितना जोर शासन, प्रशासन, सरकार आपने सड़कों पर देखा, पुलिस का रवैया, अधिकारियों का रवैया, एक एक व्यक्ति के पीछे मैपिंग करके उसको डराना, धमकाना, यहाँ तक के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक का इस्तेमाल किया गया, लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया, गोली तक चली। तो ये चीज़, इससे ज़्यादा ज़्यादती, उससे ज़्यादा जुल्म और इससे ज़्यादा दबाव, पोलिंग स्टेशन में 3 बजे ताला लगा दिया गया, 2 बजे ताला लगा दिया गया, 5 बजे ताला लगा दिया गया, 6 बजे तक पोलिंग का टाइम था, वो चीज़ आम चुनाव में संभव नहीं है। तो जितना बीजेपी पिछली बार अपनी उरूज पर थी पिछले चुनाव में, ऐसा लगता है कि उसके तो आसपास भी नहीं रह पाएंगे। तो बहरहाल सामने वाला कौन है, कौन सी पार्टी लड़ेगी, कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज नहीं आएगी कौन नहीं, चुनाव है। कौन लड़ेगा, चाहे ए लड़े या बी लड़े, कांग्रेस हर कैंडिडेट को सीरियसली लेगी। लेकिन हमारी तरफ से कौन लड़ता है इस बात से कि कांग्रेस पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, कल मुख्यमंत्री जी ने लिबरेडी में स्टेडियम का वादा किया। स्टेडियम बनाने के लिए जितनी ज़मीन की आवश्यकता है, लिबरेडी में उतनी ज़मीन उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री जी, भाजपा के मुख्यमंत्री सन 2019 के लोकसभा चुनाव में झबरेड़ा में स्टेडियम का वादा किया। फिर 2022 के लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में किया झबरेड़ा में। फिर 2024 के लोकसभा में झबरेड़ा में वादा किया। 3 बार झबरेड़ा में स्टेडियम का वादा भाजपा के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। ये मैंने कल याद दिलाया, मैंने उनको याद दिलाया कि 3 बार झबरेड़ा में मुख्यमंत्री स्टेडियम के लिए घोषणा कर चुके। जब अब तक वो 3 बार की घोषणा पूरी नहीं हुई तो यहाँ क्या पूरी करेंगे। अच्छा है, अगर पूरा हो तो हम तो उसका स्वागत करेंगे और उसमें जो मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं उसमें पूर्ण अपना सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिबरेडी में इतनी जगह, एक मुश्त एक जगह कहीं है जहाँ यदि सरकार उस ज़मीन एक्वायर नहीं करती तो मुझे नहीं लगता लिबरेडी में इतनी ज़मीन है। ठीक है, पर्याप्त ज़मीन स्टेडियम बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा नेशनल जो राजनीति चलती है कांग्रेस को लेकर या आपस में जो चीज़ें चलती हैं हम उन पर बात करें। काजी जी, अभी फ़िलहाल 2 केस हुए हैं। बीजेपी के अध्यक्ष की मध्य प्रदेश में एक वीडियो वायरल होती है
उसके बाद फिर यहाँ हरिद्वार में हम एक ऐसी हमें अशोभनीय और बड़ी दयनीय चीज सुनने को मिलती है, और दोनों लीडर बीजेपी के अध्यक्ष होते हैं। एक महिला उनमें शामिल है और मध्य प्रदेश में वो पुरुष शामिल है उसमें। अगर ये जो चीजें हुई, अगर ये कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता, फिर मैं कहूंगी कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल होता तो आज एक नेशनल मुद्दा बन चुका होता। क्या ये बात सच है कि जब भी बीजेपी की ताक पर कोई सवाल उठता है या फिर उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है तो बीजेपी फटाफट उसे साफ कर लेती है और चुप्पी साध लेती है? आप इस पर क्या कहेंगे? और वहीं अगर कांग्रेस, मैंने जैसे कहा, वो व्यक्ति शामिल होते, तब आपकी पार्टी क्या करती? कई बातें हैं। बीजेपी का साथ सामान्य रूप से जो मुख्य भूमिका में मीडिया है वो बीजेपी का साथ देती है। तो जो भी इशारा बीजेपी हेडक्वार्टर से चलता है वो बीजेपी के साथ लय में लय मुख्य मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको निभाता चलता है। बीजेपी के अगर नेता पर कोई आंच आती है तो वो उस आंच को आने ही नहीं देते और माइंड डाइवर्ट करने के मास्टर हैं। जब भी कभी ऐसी कोई बात उभरेगी तो आप हमेशा देखिए, कभी भी ऐसी बात आएगी तो बीजेपी की ही सरकार क्या काम करती है, कभी मदरसे पर सील लगाएगी, कभी मज़ार पर बुलडोज़र चलाएगी, कभी कोई मस्जिद का मसला खड़ा कर देगी ताकि जनता का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। अब ये विषय ऐसे हैं, ये इन विषयों पर बीजेपी के नेताओं के जो काले कारनामे हैं, कांग्रेस एक्चुअली उस राजनीति को हम करने में बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं है। हम मुद्दों पर हम काम करना चाहते हैं, मुद्दों की बात हम करना चाहते हैं। इससे बहुत बड़ा मुद्दा भी सामने आया, किंगफिशर के मालिक विजय माल्या, जब वो एक पॉडकास्ट में बोलते हैं कि मैं गया था और मैं तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर का नाम अरुण लेते हैं जेटली जी से मैं मिला और उनको पीएल पूनिया साहब वहाँ देखते भी हैं और उन्होंने उसी टाइम भी इंगित किया था पीएल पूनिया साहब ने कि ये विजय माल्या जी मिलकर गए हैं और वो चले जाते हैं। ये बड़ा मुद्दा है। तो कांग्रेस, अब आप एक साथ बात समझिए कि यही चीज़ अगर बीजेपी के अलावा कांग्रेस शासन में होती और वित्त मंत्री जी से मिलकर एक पैसे लूट कर भागने वाला 10,000 करोड़ की लूट करके भागने वाला व्यक्ति अगर भागता तो फिर बीजेपी और बीजेपी के साथ मीडिया मिलकर लय में लय मिलाकर बहुत ही बवाल मचाता। लेकिन अभी मीडिया ने ऐसा कर दिया जैसे सुना ही ना हो, अनसुनी कर दी। तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें मीडिया लय में लय मिलाता है। अभी एक कश्मीर में पुल का इनॉग्रेशन हुआ, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने खड़े होकर उसको डिज़ाइन किया, मोदी जी ने उसको बनाया, मोदी जी के बनाने के बाद, मोदी जी का अथक प्रयासों के बाद वो पुल बना। वो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उस टाइम, वो प्रपोजल आया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको, क्योंकि बड़ा ही विषम परिस्थितियों में वो पुल वहाँ बना, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत ही विकट हैं, तो वहाँ पर उसको बहुत लंबा टाइम लगा रूप रेखा वहाँ बनने और उसे अस्तित्व में आने में। फिर उन्होंने उसके बाद फिर चीज़ें देखी गई, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, इस बीच में ऐसा नहीं है, देवेगौड़ा जी की और गुजराल साहब की सरकारों ने भी उसमें काम किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने काम किया और मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो अस्तित्व में आना शुरू हुआ। और फीता काटना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था वो, तो हिंदुस्तान की इंजीनियर्स की तारीफ़ करनी होगी, उनके इंजीनियरिंग का वो एक बेहतरीन एक नमूना और डिज़ाइन है। तो सारी सरकारों का उसमें हाथ है, लेकिन प्रोजेक्शन क्या है कि वाह मोदी जी क्या पुल बनाया है। ये बीजेपी के साथ लय में लय, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के साथ मीडिया लय में लय लगाती है, वो बड़ी देश को अच्छी दिशाओं में नहीं ले जा रही। कुंभ हुआ, एक दिन कह दिया 10 करोड़ लोग आए, फिर कह दिया 20 करोड़ लोग आए, फिर कह दिया 65 करोड़ लोग आए, फिर कह दिया एक नाविक ने
30 करोड़ रुपए कमाए। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 30 करोड़ रुपए नाविक ने कमाए, और मीडिया ने भी उसको उठा लिया। वो बंदा कह रहा है मैंने नहीं कमाए, वो परेशान हो गया। तो अब ये वाली बातें जो हैं, मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है, उसका जवाब आज नहीं तो कल जनता मीडिया से भी पूछेगी और मीडिया को भी देना होगा, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खामखाई नहीं कहलाते। आपको भी जनता के सवालों को पूछना है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सरकार से भी पूछते हैं। वो तो भला हो आप जैसे चैनल्स का, जो आप लोग कम से कम लोकतंत्र को इस समय ज़िंदा रखे हैं। अगर इस वक्त यूट्यूब और सोशल मीडिया के चैनल्स ना होते तो हो सकता था कि बिल्कुल ही मीडिया ब्लैकआउट हो गया होता, और मीडिया ब्लैकआउट होने के बाद फिर तो चीज़ें बहुत ख़राब होती। ठीक है काजी जी, डू यू अग्री विद इट कि बीजेपी नैरेटिव सेट करने में माहिर है? आई फुल्ली एग्री, यस। बीजेपी इज मास्टर इन इट एंड दे सेट देयर नैरेटिव। तो वो फेक नैरेटिव को भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ बनाते हैं। तो उसके लिए जो उनको सपोर्ट मिलती है, बैकअप सपोर्ट मिलती है मीडिया की, वो उस नैरेटिव को बनाने में मददगार होती है। अगर वो नहीं होगी तो फिर उनका नैरेटिव उखड़ जाएगा। बट देयर इज वन थिंग सिमिलर, आप मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, और देखो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बट आपने कहा कि मीडिया की सपोर्ट मिलती है, बट जितनी मीडिया बीजेपी की है, अभी हम थोड़ा इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, उतनी मीडिया कांग्रेस की भी है, लेकिन कांग्रेस अपना नैरेटिव सेट करने में कहाँ फेल हो जाती है? कांग्रेस क्यों नहीं कर पाती? क्या कमी आपको लगती है? मैंने मुख्य मीडिया के बारे में आपसे बात की जी, और सही है कि हम उसमें उनसे अभी पीछे रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे अभी अपने 2022 के चुनाव के बारे में कहा कि हमारी कमियां थी, हमने उन कमियों पर काम किया और कमियां दूर की। अगर कमियां दूर ना करते तो विषम परिस्थितियों में हम चुनाव नहीं जीत सकते थे। ठीक है। हम कांग्रेस के तौर पर जब सभी लोग काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इन सभी परिस्थितियों में काम कर रही है। अब एक अगला स्टेप उन्होंने बढ़ा दिया। अब हमने उनकी नई कलाकारी पकड़ी बीजेपी की। अब वोटर लिस्ट की छेड़छाड़, ईवीएम की छेड़छाड़, हाँ। वो सारी हम उसको भी जनता के बीच में ला रहे हैं। हमने उस पर और पिछली चीज़ों पर काम किया तो उन्होंने अगली चीज़ पकड़ी। अब हम सभी पहलुओं पर काम करते हुए कांग्रेस पार्टी की अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम कर रही हैं, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी उन सभी परिस्थितियों का, उन सभी चुनौतियों का सामना कर सके जो फाउल गेम बीजेपी खेलती है। ठीक है काजी जी, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, जब जनता सवाल पूछती है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, और हमारा यूथ जिस तरीके से, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर कंट्री की यूथ जिस तरीके से गलत दिशा भटक रहा है, लेकिन बीजेपी सामने लेकर आती है राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदूवाद का मुद्दा, मस्जिद, मंदिर, तमाम चीज़ें। दूसरी तरफ जब जनता कांग्रेस की तरफ देखती है, क्योंकि आप मुख्य विपक्ष हैं, जब आपकी तरफ देखा जाता है तो राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान की किताब होती है, डिसाइड के संविधान बचाओ, तो जनता ये पूछ रही है कि हम किसके पास जाए, क्योंकि जब बीजेपी के पास जाया जाता है तो वो एक अलग चीज बताते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि संविधान बचाओ। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अगर सिर्फ संविधान बचाओ का नारा ही देगी, सिर्फ संविधान बचाने की ही बात करेगी, तो विकास कहाँ से होगा? सवाल कौन पूछेगा? बहुत ही बढ़िया बात आपने की। संविधान बचा रह गया ना तो किसी का हक नहीं मारा जाएगा। आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये ताकत सभी, आपको ये सवाल पूछने की ताकत भी संविधान ही दे रहा है। ठीक है, तो संविधान जिंदा ना हो, संविधान अगर नहीं बचा होगा ना तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अब राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात क्यों कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा ही है। अब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस में लोकसभा और राज्यसभा में सांसद, विपक्ष के सांसद सवाल पूछते रहे और
हमारे सरकारें जवाब देती रही। कई इशू सामने आए जिसमें कांग्रेस पार्टी के या यूपीए के मंत्रियों पर उंगली उठी और ये कि ये किसी गलत काम में सम्मिलित हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तुरंत उन मंत्रियों को बर्खास्त किया और जेल भेजा। आज बीजेपी की सरकार है, केंद्र में, राज्य में, कुछ भी इशू रेज हो, चाहे उनके खिलाफ कैग की रिपोर्ट आ जाए, महालेखाकार की रिपोर्ट आए, कोई सुनवाई नहीं है। उत्तराखंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, पिछले 7 साल में बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री जी के से संबंधित विषयों का प्रश्नकाल ही नहीं हुआ। अगर मुख्यमंत्री जी के आप विभाग देखेंगे, गृह, पीडब्ल्यू, गृह, ऊर्जा, बड़े मुख्य उनके पास विभाग हैं, आजकल नगर विकास भी है, तमाम 50 के लगभग डिपार्टमेंट्स हैं। अगर उन पर सवाल और जवाब ही नहीं होंगे, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी, तो डेमोक्रेसी कहाँ रह गई? डेमोक्रेसी ही वो है जो संविधान की रोशनी में चीज़ें चलती हैं। जनता सवाल पूछे, जनता के प्रतिनिधि सवाल पूछें और सरकारों को ये डर हो कि हमसे सवाल पूछा जाएगा और हमको जवाब देना होगा। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई, ईडी हो, उन सब इंस्टीट्यूशंस को, अगर ये संवैधानिक संस्थाओं को ये लगेगा कि हमको संविधान के अनुसार से कार्य करना है, तो चीज़ें सही होंगी। लेकिन अगर ईडी सरकार का या इनकम टैक्स और सीबीआई सरकार का मोहरा बनकर काम करना शुरू कर देगी, तो फिर लोकतंत्र भी नहीं रहेगा और लोकतंत्र को बचाने वाले भी नहीं रहेंगे। आप देखिए कि जिस प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होती है, उस प्रदेश में विपक्षी नेताओं के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंचनी शुरू हो जाती है। 2016 का विधायकों का यहाँ पर फ्लोर क्रॉस किया था, उस वक्त का एक केस हरीश रावत जी के खिलाफ और विधायकों के लिए के बयान होने हैं, उसमें सीबीआई के पास है। 2022 का जब चुनाव आने लगा तो 2021 में सीबीआई एक्टिव होती है और 2022 में चुनाव हो चुका, सीबीआई अपने घर चली जाती है। अब धीरे धीरे चुनावों की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे सीबीआई के कदम भी फिर हरीश रावत जी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। ये सरासर संविधान की हत्या है और संवैधानिक संस्थाएं अगर ये काम करेंगी कि विपक्ष को या विपक्षी नेताओं को दबाने का, उनकी राय को दबाने का अगर काम करेंगी, तो फिर जनहित के विषय नहीं आएंगे और जनहित के विषय नहीं आएंगे, उसका असर पूरे सोसाइटी पर पड़ेगा। उसमें अस्पताल, स्कूल, रोजगार, सभी चीज़ें हैं। क्योंकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनको मालूम है, ये भावनात्मक कार्ड खेलते हैं और भावुक कर कर ये वोट लेना चाहते हैं। इनके मोदी जी के किसी भी चुनावी भाषण में, अमित शाह, योगी के किसी भी चुनावी भाषण में, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, रोजगार, बिजली, सड़क, इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं होता। जब करेंगे चुनाव में तो बात हिंदू और मुसलमान और शमशान और फला और कब्रिस्तान, और करते करते शायद जिन्ना को भी लाना पड़ता है उन्हें, कई बार जिन्ना को भी ले आते हैं, तो वो वाले कार्ड्स लाना शुरू करते हैं। तो जो जिनसे जनता के मौके का कोई विषयों का कोई सरोकार ही नहीं कि साहब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलती है। 11 साल से तो आप हैं, अब काहे उनकी गलती निकाल रहे हैं बैठकर। ठीक है काजी जी, आपने बहुत सारी बातें बताई। आपने पहले एक अपने उत्तर में कहा था कि जनता धीरे धीरे समझ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता कितने प्रतिशत समझ रही है?
आपने कहा कि ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इमोशनल कार्ड ये लोग खेलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ सबने देखा, हरियाणा में जो हुआ सबने देखा, जब 2 राज्यों में एक साथ चुनाव थे, जम्मू कश्मीर का एक हिसाब को दे दिया गया और फिर दूसरा राज्य अपने आप रख लिया गया। जनता क्यों नहीं समझ रही है कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे सारी चीजें होती हैं और उन्हें समझना है? कांग्रेस उन्हें समझाने में क्यों विफल हो रही है? अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, हम लगातार कई बार से नैनीताल विधानसभा चुनाव हम हार रहे हैं, लेकिन हमने नैनीताल की नगर पालिका का चुनाव जीता। गैरसैंण करण प्रयाग में है और उत्तराखंड का दिल है, हमने गैरसैंण नगर पालिका का चुनाव जीता। रुड़की में कॉरपोरेशन के चुनाव में आप वहाँ उसको शायद कवर किया हो, आपने भी देखा हो, वहाँ पुलिस का और प्रशासन का क्या रवैया और क्या रोल रहा। अगर पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग सही काम करता तो रुड़की का भी कॉरपोरेशन का चुनाव बीजेपी नहीं जीतती। BHEL शिवालिक नगर, हम कई योजनाओं से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है असेंबली का, लेकिन इस नगर पालिका के चुनाव में जबरन कांग्रेस के प्रत्याशी को वहाँ पर हराया गया, ये सबके सामने बात है। तो ये अगर पब्लिक ने बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के हक में अब वोट देना समझना शुरू किया, वोट भी देना शुरू किया। हम बद्रीनाथ का चुनाव हम जीते हैं, केदारनाथ के चुनाव में हमने 10,000 वोट रिकवर किए हैं, और बाई इलेक्शंस हुए उसमें हमने रिकवर किया है। मंगलौर हम हार गए थे, मंगलौर हमने रिकवर किया है। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव दिशाओं में कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और बीजेपी के प्रति लोगों की सोच नकारात्मक है और लगता है कि आने वाले चुनाव में वो और नकारात्मक छवि उनकी बनेगी, जो वो ये ही उल्टे सीधे बयानबाजियां कर कर चुनाव में और पब्लिक के बीच में आते हैं। किराए की फौज उनकी होती है। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब किसी भी रैली में मुख्य वक्ता बोलने खड़ा हो और उस समय कुर्सियां खाली हो जाएं, तो मायने यह है कि फौज किराए की थी। तो जो कल परसों रैली हुई है कल यहाँ पर, उसमें मुख्य वक्ता के बोलने से पहले कुर्सियां खाली थीं। आप देखिए, मैं नहीं कहूँगा, फुटेज निकालिए, फुटेज देखिए। तो ये अगर किराए की सेना इनको लानी पड़ जाए तो समझिए इनके हालात खराब हैं बीजेपी के। काजी जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे। कांग्रेस में कुछ फूट पड़ती नजर आ रही है, लेट मी डिस्क्राइब इट। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जिस तरीके से अमेरिका ने इंटरप्ट किया कि उसने कहा कि क्रेडिट लेते हुए कि मैंने जो है समझौता कराया, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। हमारी सरकार सामने आती है और कहती है कि ऐसा नहीं था। उसके बाद डेलीगेशंस भेजे जाते हैं बाहर कि आप रियलिटी बताइए। जब सत्ता मांगती है कांग्रेस से कि आप हमें 5 लिस्ट दीजिए, 5 नामों की लिस्ट दे जिन्हें हम बाहर भेज सकें, लेकिन कांग्रेस कुछ और नाम लिखती है। लेकिन लिस्ट में सबसे पहला नाम मिलता है कांग्रेस में शशि थरूर जी, और उससे पहले शशि थरूर जी कुछ ऐसे बयान दे चुके थे जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पचे नहीं। लेकिन वो फिर वहां पर जब हमने उनको देखा बाहर विदेश में तो वो थोड़ी तारीफ करते नजर आए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके कुछ इतने दिग्गज नेता जो कई सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब जनता चाहती कि शशि थरूर जैसे आपके इतने दिग्गज नेता ऐसे पलटते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है और कांग्रेस ही वो पार्टी है देश में जिसमें के बहुत ही फेयर इलेक्शन हुआ कांग्रेस प्रेसिडेंट का। एक व्यक्ति जो कभी किसी दिन ब्लॉक अध्यक्ष बने और वो प्रमोट होते होते चुनाव लड़ते लड़ते राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अब शशि थरूर जी का आप नाम ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बीजेपी से हमारी प्रॉब्लम यही तो है कि आप ही ने तो हमसे नाम मांगे कांग्रेस पार्टी से, और आपने हमारे ही लिए हुए नामों को साइड रखकर फिर अपनी मर्जी से आपने सेलेक्ट किए। अब हम कांग्रेस पार्टी किसी को कहीं और किसी को कहीं, अब उन सबकी योग्यताएं हैं, सबकी योग्यता अनुसार उनको कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में सेवा का अवसर देती है
और अलग अलग जगहों सबका उनकी योग्यता के अनुसार उनको कांग्रेस पार्टी काम लेती है। अब ये तो बीजेपी की नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच हो गई कि साहब आपने या तो आप नाम नहीं लेते, नाम लिए तो फिर उसको आप पालन क्यों नहीं करते, पालन करना चाहिए ना। तो ये तो बेतुकी बात बीजेपी ने की। ऐसी ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के खिलाफ बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी या एल.के. आडवाणी जी या सुषमा स्वराज जी या इवन अगर राजनाथ सिंह जी की भी चलती तो इन लोगों के टाइम पर अगर होता तो जो पार्टी नाम देती है उन्हीं नामों को पैनल्स में रखा जाता है और उन्हीं नामों को भेजा जाता है। मुझको भी लगभग 25 साल इस प्रदेश में लेजिस्लेचर के तौर पर काम करते हुए हो गए, तो मैं भी यहाँ देख रहा हूँ। तो किसी की भी पार्टी की सरकार हो, जब किसी भी जगह अगर पार्टी से सरकार नाम मांगती है तो जो नाम दिए जाते हैं पार्टी द्वारा वही नाम आगे बढ़ाए जाते हैं, अपनी मर्जी से सरकार नहीं रखती। तो ये तो नॉन डेमोक्रेटिक अप्रोच बीजेपी की है। अब वो है तो अब उसको कोई क्या कर सकता है। शशि थरूर जी नाराज थे कि उनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। बनाया नहीं गया, चुना नहीं गया, Exactly. चुनाव था। अब ये तो चुनाव था जिसको कांग्रेस के लोगों ने और एआईसीसी मेंबर्स ने जिसको चुना तो वो चुना गया ना। इसमें तो बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, तो उनको भी वोट पड़े, जितने समर्थक उनके थे उनके साथ रहे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के थे उनके साथ रहे। अब उसमें आहत होने की तो मैं नहीं समझता कोई बात है। ठीक है काजी जी, हमारा डिस्कशन ये समाप्त हो चुका है, लेकिन हम एक रैपिड फायर करते हैं जिसमें आपको 5 to 10 सेकंड्स के अंदर जवाब देना होगा और मैं आपसे सवाल पूछूंगी। तो आप क्विज कॉन्टेस्ट टाइप करके? हाँ एग्जैक्टली, वो क्विज कॉन्टेस्ट है और मैं आपसे पूछूंगी। सर बिना सोचे आपको जवाब देने पड़ेंगे, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है आपने। चलिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आपका सबसे फेवरेट या फिर बढ़िया प्रधानमंत्री कौन रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन परिस्थितियों में देश को चलाया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन है? नहीं, मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता। मैं समझता हूँ मेरा कोई विरोध करता होगा तो डेमोक्रेसी में हमेशा होते हैं। ठीक है, तो वो होने भी चाहिए। हाँ, फिर भी आपको कोई लगता है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत, मैं किसी को अपना विरोधी नहीं मानता। ठीक है, कांग्रेस का पीएम के लिए सबसे मजबूत चेहरा अकॉर्डिंग टू यू? राहुल गांधी आज की तारीख में प्रधानमंत्री हों देश के तो देश और आगे बढ़ेगा। ठीक है, बीजेपी का कोई ऐसा नेता जिसे आप व्यक्तिगत तौर से पसंद करते हैं? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत पसंद करता था। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती? डेमोक्रेसी में आप जीवन में गलतियां गाहे बगाहे इंसान की होती हैं, और मुझे फ़ख्र है अपने नेता राहुल गांधी पर कि आप उनके मुंह से कई बार सुनते हैं कि हाँ ये हमसे कमियां हुई, हम इन कमियों को दूर करेंगे, आइंदा हम उन गलतियों को नहीं करेंगे। तो होती रहती हैं, सार्वजनिक जीवन में गलतियां होती हैं, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों का अब इसमें कौन सी सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी, ये आकलन करना बहुत आसान नहीं होता। बीजेपी का ताकतवर चुनावी हथियार क्या है? अफवाह, झूठ। 2029 में राहुल गांधी जी वर्सेस मोदी जी, इज इट पॉसिबल? जिस हिसाब से आज की तारीख में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि 2029 में बहुत ज़्यादा मोदी जी उनका मुकाबला कर पाएंगे। तो अच्छा बढ़त राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को मिलनी शुरू हो गई और मिलेगी, और 2029 तक तो काफ़ी आगे राहुल जी होंगे। डिफाइन वन वर्ड इन नरेंद्र मोदी जी। राजा बाबू। एंड फॉर राहुल गांधी जी? फाइटर। अगर बीजेपी में से किसी एक नेता को कांग्रेस में लाना चाहते हैं तो वो कौन नेता होगा? बीजेपी में तो सब झूठ की दुकान है, किसी को नहीं लाना चाहेंगे? नहीं, हमारे पास अपने पास हमारे जो लोग हैं वो ही बहुत सक्षम है। ठीक है,
तो ये था हमारा ये आज का डिस्कशन मैं से कहूँ या फिर सेशन कहूँ, जिसमें बहुत सारी बातें आप सुनना चाहते थे और आप लोगों ने सुनी। और अगर कोई क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि हमें पूछना चाहिए था बट हम नहीं पूछ पाए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम वो क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर पूछेंगे। और फिलहाल के लिए राजनीति की बातें यहीं तक थी और रैपिड फायर भी मैंने उनसे किया। जो कुछ सवाल होते हैं फटाफट वो फटाफट बाहर आ जाते हैं, तो उनका भी काजी जी ने जवाब दिया। आप ज़रूर सुनिएगा और अगर कुछ आपको लगा हो कि पूछना था तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा।